इन दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आरजीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक नई वीडियो के साथ में। संविधान सीरीज की एक नई वीडियो, एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं और भविष्य में आने की संभावना भी बनी रहती है, खासतौर से वनडे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसकी में कुछ बारीकियां हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। एक बेस मजबूत हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, एक समझना है अच्छे तरीके से। आर्टिकल 52 बताता है कि एक भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी शक्तियां क्या हैं, वो क्या, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो कैसे कार्यपालिका का प्रधान है, संसद का अभिन्न अंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके योग्यता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह में यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, तो जैसे हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी बड़े बड़े पद हैं वो निर्वाचन से ही भरे जाते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। वो कैसे कैसे निर्वाचन होता है और क्या क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति को लेके, वहां इसके लिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आर्टिकल है राष्ट्रपति को लेके, आर्टिकल 52। ये बताता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 52 बताता है। फिर आर्टिकल 53 बताता है कि इस राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, वो अपनी शक्तियों का कैसे यूज करता है। ठीक है, उसके लिए हम विस्तार से एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं उसमें डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखते हैं अनुच्छेद 54, 54 से 55 आता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। आम पब्लिक तो वोट नहीं करती इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। आम पब्लिक जो है, आम नागरिक जो है, वो लोकसभा के सदस्य चुनती है, उनका निर्वाचन होता है। और विधानसभा की जो राज्यसभा में, वो राज्यों की जो विधानसभा है, वहां जो एमएलए चुने जाते हैं वो पब्लिक द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें डायरेक्ट पब्लिक वोट तो नहीं करती। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है राष्ट्रपति चुनाव में चाहे लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत कौन होते हैं? मनोनीत वो होते हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति, आप जानते हैं 12 सदस्य जो किसी समाज सेवा से, शिक्षा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, फिल्म जगत से, आप देखते होंगे कि वो लोग चुने जाते हैं। वो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, उनका चुनाव नहीं होता। तो जो इस तरीके के मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के, उससे पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत करने की राष्ट्रपति को पावर थी, मगर वो अब खत्म कर दी गई। वो कौन होते थे? वो होते थे एंग्लो इंडियन। वो प्रावधान खत्म कर दिया। अब केवल राज्यसभा के अंदर ही मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वो उनकी संख्या 12 होती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में यहां भाग नहीं लेते। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन लेता है? दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा है, आप जानते हैं। ये भारतीय संविधान संशोधन 70 70वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो उसमें ये प्रावधान किया गया था, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा बनाई गई थी। ये यूनियन टेरिटरी है, ये दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग भी निर्वाचक मंडल में शामिल है। ये लोग मिलके जो वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में जो काम करता है निर्वाचक मंडल काम करता है, और ये आर्टिकल 54 से 55 तक। ठीक है, वो वोट करते हैं, जो जीत के आता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56, पदावधि। जो हमारा राष्ट्रपति चुन के आता है उसका कार्यकाल कितना होता है? ठीक है दोस्तों, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये कब से कब तक होता है? जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उस दिन के बाद 5 वर्ष बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वैसे तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, मगर अपने उत्तराधिकारी, कोई नया राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो चुना जाता है, जब तक वो शपथ नहीं ले लेता तब तक ये कार्यवाहक के रूप में काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है, 5 वर्ष होने के बाद। और ये भी प्रावधान है संविधान में कि 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो 6 महीने की अवधि तक ये राष्ट्रपति अपनी सीट पे बने रहते हैं एज इट इज। तो पदावधि आर्टिकल 56 के अंदर है दोस्तों। उसके बाद में अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है 57। ये 57 क्या है बताता है? 57 बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो दोबारा चुनाव के अंदर खड़ा हो सकता है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है, उन्हें वही प्रक्रिया होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें अगर राष्ट्रपति एक बार कोई बन गया, वो बनता वहां पे 4 वर्ष के लिए, हमारे यहां तो 5 वर्ष के लिए बनता है। तो वो एक बार चुनाव में खड़ा हो सकता है, जीत जाता है, फिर वो दोबारा चुनाव के अंदर खड़ा, सिर्फ 2 बार उसे जो है टाइम मिलता है, परमिशन मिलती है कि वो एक बार चुनने के बाद दोबारा चुना जा सकता है। तिबारा तीसरी बार वो अपात्र माना जाता है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का। ठीक है, मगर ये जो पाबंदी हमारे इंडिया में नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति चुना गया है, वो कभी भी जीवन भर, जितनी उसकी एज है, कभी भी वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है, निर्वाचन में भाग ले सकता है, अपनी दावेदारी रख सकता है। तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई एज की लिमिट नहीं है। वो जितनी भी उसकी एज हो, जब तक वो चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पदावधि 5 वर्ष की। अनुच्छेद 58 आता है इसके बाद कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे तो उसकी योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक उसकी योग्यता के अंदर है। दूसरे नंबर पे क्या है? उसकी आयु, उसकी एज 35 प्लस होनी चाहिए। 35 प्लस उसकी आयु होनी चाहिए, जो पूर्ण कर चुका हो। अगर एक दिन भी कम है तो वो उसका निर्वाचन निरस्त हो जाएगा। तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि लोकसभा, जो हमारी लोकसभा है, उसका सदस्य बनने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए, वो सदस्य चुना जा सके, इतनी उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य चुना जाए। ठीक है,
तो ये उसकी भारत तीसरी वो चौथी नंबर पे जो उसके लिए योग्यता है कि वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ का पद कोई भी सरकारी नौकरी में वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां भी एक चीज है, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है या गवर्नर का पद है, राज्यपाल का पद है, और प्रधानमंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, लोकसभा का सदस्य, अध्यक्ष, राज्यसभा का सदस्य, अध्यक्ष, या विधानसभा का सदस्य या वहां का अध्यक्ष, वो लाभ के पद नहीं माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उस पद पे कोई व्यक्ति है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो नामांकन भर सकता है। एक चीज और देखी गई है दोस्तों, समझने वाली बात है कि ये जो योग्यताएं हैं ये तो प्रत्येक नागरिक के पास हो सकती हैं और है भी। ठीक है, भाई भारत का नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा सदस्य बनने की उसके अंदर एबिलिटी है, लोकसभा का चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। ठीक है, लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद बहुत लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो इस तरीके से तो भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन भरने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि 50 सदस्य, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, एमपी या एमएलए हो, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, ठीक है, और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक। अब ये तो सबके पास नहीं आएगा, ये तो जो राजनीति में है और इलेक्शन लड़ते रहते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है ज्यादातर। 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, तभी राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन भरा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये योग्यताएं हैं, ये अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, अगर समझने में ना आए एक बार देखने में, तो कृपया करके दोबारा देख लें, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 60, 60 शपथ। अगली योग्यता है, अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड 60। 60 क्या बताता है? शपथ। ठीक है, आसान है, 60 शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति को जो शपथ शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर इन केस वो सीट, वो पद रिक्त है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश हैं और सबसे सीनियर हैं, ठीक है, सबसे सीनियर हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 60 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 61। ठीक है, लास्ट 61। 61 क्या है? महाभियोग। 61 है महाभियोग। महाभियोग का क्या मतलब है और कब लगता है? महाभियोग उस समय लगता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, राष्ट्रपति ऐसा कार्य कर रहा हो जो संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, उसका भी प्रावधान है। ये कैसे कैसे लगता है? ये राज संसद के अंदर, जैसे हम जानते हैं, वैसे संसद हमारा जो है इसके 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, महाभियोग लगाने का कारण यह है, इससे होता क्या है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, लगता कब, कौन कौन लगाता है? तो ये कोई सी किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका हिसाब यह है कि किसी भी सदन में जितने
जितने भी सीट हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उनके 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव पे, महाभियोग के प्रस्ताव पे साइन करेंगे। ठीक है, और कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य उस बिल को, उस प्रावधान को बहुमत से पास करेंगे, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। और वो महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना, वो एक बताना बहुत आवश्यक है, जिससे कि राष्ट्रपति अपना जवाब बना सके, या किसी स्थिति में राष्ट्रपति खुद ही उस पर रिजाइन कर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रावधान है महाभियोग का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर राष्ट्रपति से रिलेटेड पहली वीडियो पूरी होती है। दोस्तों, अगली वीडियो इसके बाद में डालेंगे, और एक और इसकी से रिलेटेड वीडियो आएगी, जिसमें राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या पावर हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड विस्तार पूर्वक वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपकी एग्जाम को लेके हमारा कुछ योगदान आपके एग्जाम में हो जाए, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसी के साथ साथ नमस्कार, जय हिंद।